हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह चौधरी और मैं आपको गणित के अंदर टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सदिश। ये सदिश टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में आपको ये फिजिक्स के अंदर भी आपको सपोर्ट करेगा, भौतिक विज्ञान के अंदर भी आपको ये सपोर्ट करेगा। वेक्टर का आप यूज़ अगर सीख जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आ ही रहे हैं और उसके बाद आप जेईई मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम भी देने वाले होंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये मदद करने वाला है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सदिश, देखिए सदिश के अंदर, सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेक्टर। थोड़ा सा ध्यान रखें, शब्दों का इंग्लिश वर्जन भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको इन फ्यूचर भी आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलो दोस्तों, अदिश। अदिश वह राशियां होती हैं जिनका परिमाण, वह राशियां होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है। जिनका केवल परिमाण होता है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, देखिए अगर आप किसी वस्तु का वजन नापते हैं तो उसके लिए आपको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है 1 केजी की, तो आप उसको ऐसे थोड़ी बताते हैं कि 1 केजी उस दिशा में, 1 केजी उस दिशा में। केवल आपको उसके वजन से मतलब होता है, और वो वजन ही जो होता है वो उसका क्या होता है बेटा, परिमाण। इसी तरह से जब आप किसी वस्तु की लंबाई को नापते हैं तो उस लंबाई के लिए आप ऐसे नहीं बताते कि वो 10 मीटर उधर लंबी है या 10 मीटर इधर लंबी है। केवल आप क्या बोलते हैं, वो वस्तु 10 मीटर लंबी है या 5 मीटर लंबी है, उसके लिए आपको उसकी दिशा नहीं बतानी पड़ती। तो ऐसी राशियां जिनके लिए आपको बेटा केवल और केवल परिमाण बताने की आवश्यकता होती है और दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाती हैं आपकी अदिश राशियां। तो इसी प्रकार बेटा सदिश राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं और सदिश नियमों का पालन भी करते हैं। ध्यान रखें, सदिश नियमों का पालन भी करना चाहिए, केवल दिशा और परिमाण नहीं। साथ में आप ये भी याद रखें कि उन्हें सदिश नियमों का पालन भी करना चाहिए, तब वो राशियां क्या कहलाती हैं, आपकी सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, सदिश राशि को हम व्यक्त कैसे करते हैं बेटा, आप अगर किसी रेखा पर दो बिंदु लेते हैं ए तथा बी, तो इसमें आप किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ आप एरो यानी कि तीर का निशान लगाएंगे। ये तीर का निशान इसकी दिशा बताने वाला है, और जो ए से बी तक की लंबाई है, ये लंबाई इसके मापांक या इसके परिमाण का मान बताता है। तो इसको व्यक्त कैसे करते हैं बेटा, ए और बी लिखा, इसके ऊपर एरो लगाया। ये एरो जो पहले बिंदु लिखते हैं वो इसका क्या होता है बेटा, प्रारंभिक बिंदु, और जो बाद में बिंदु लिखते हैं उसको लिखते हैं आप बेटा अंतिम बिंदु। तो जब एरो लगाया जाता है तो आप एरो पे पहले बिंदु लिखेंगे प्रारंभिक और बाद में लिखेंगे अंतिम, और उसके ऊपर आप इस तरह से एरो लगा देंगे। तो ये आपको सदिश निरूपण से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप देखें इसी की जगह मैं इसको ऐसे व्यक्त करूं, तो इस सदिश को मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा बेटा, बी ए वेक्टर। क्या लिखना पड़ेगा, बी ए वेक्टर। इसमें बी बिंदु अब की बार क्या हो जाएगा बेटा, प्रारंभिक बिंदु, और ए बिंदु क्या हो जाएगा आपका अंतिम बिंदु। ध्यान रखें, किसी भी रेखा के एक टुकड़े को जिसको अपन बोलते हैं रेखाखंड,
उस रेखाखंड में हम लोग क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। एरो मतलब तीर का निशान लगाते हैं। इस तीर के निशान को जिस तरफ उसकी दिशा दिखानी है उस तरफ लगाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों आपको सामने दिख रहा है। मुझे ए से बी की तरफ दिखाना है तो एरो ए से बी की तरफ लगाया, और अगर मुझे बी से ए की तरफ लगाना है तो एरो बी से ए की तरफ लगाया। और दोनों को लिखते टाइम आप ध्यान रखें ए बी और बी ए, दोनों के लिए आपको पहले लिखना है प्रारंभिक बिंदु और बाद में लिखना है अंतिम बिंदु। ठीक है बेटा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर आ गया। यहाँ अगर आप देखें तो इसका परिमाण कितना होगा बेटा, परिमाण के लिए आपको याद रखना है, या तो आप इसको बिना वेक्टर के लिखेंगे, या फिर अगर आप इसमें वेक्टर लगाते हैं यानी कि एरो का निशान लगाते हैं तो साथ में इसमें मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मोड। ये दोनों ही चीज़ें किसको व्यक्त करता है, इस सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक है बेटा। अब इसको आगे किस तरह से और आगे कुछ व्यक्त किया जाता है वो भी हम आगे निकालते हैं। ठीक है बेटा। देखिए भाई, आपके पास जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D में हम 3 रेखाएं लेते हैं जो एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इसमें इस रेखा को हम मानते हैं x और इस वाले को y और इस वाले को z, और ये लेते हैं आप o। o क्या होता है इसमें बेटा, मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओ एक्स आपके पास क्या होता है बेटा, एक्स अक्ष। क्या होता है ये, एक्स अक्ष। ओ वाई आपके पास क्या होता है बेटा, वाई अक्ष। और ओ जेड आपके पास क्या होता है, जेड अक्ष। ठीक है। इस एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है बेटा, y बराबर 0 और z बराबर 0। इसका समीकरण क्या होता है बेटा, x बराबर 0 और z बराबर 0। और z अक्ष का क्या समीकरण होता है बेटा, x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए आप जब x अक्ष बोल रहे हैं तो उसमें आपको x दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा, y और z नहीं दिख रहा। तो y बराबर 0 तथा z बराबर 0। इसी प्रकार अगर आप देखें तो y अक्ष के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो y दिख रहा है, इसका मतलब जो आपको नहीं दिख रहा है वो आप 0 कर दीजिए, x बराबर 0 और z बराबर 0। सेम ऐसे ही आपके पास अगर देखें तो z अक्ष में z नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर 0 कोमा y बराबर 0। ठीक है। इसके बाद देखें आप, ये x और y वाला जो समतल आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एक्स वाई समतल। क्या बोलते हैं, एक्स वाई समतल। इसका समीकरण होता है बेटा z बराबर 0। क्या होता है, z बराबर 0। इसी तरह से आप यहाँ वाला समतल देखेंगे तो वो समतल कितना है बेटा आपके पास, वाई जेड समतल। इस वाई जेड समतल का समीकरण कितना है बेटा, x बराबर 0। क्या है बेटा इसका, x बराबर 0। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाला समतल आपको कैसा दिखेगा बेटा, एक्स जेड समतल। और इसका समीकरण कितना होता है बेटा, y बराबर 0। इसको भी याद रखने का तरीका वही है। अगर आप देखें जब आप एक्स वाई समतल बोल रहे हैं तो इसमें आपको एक चीज़ नहीं दिख रही है, z। तो जो चीज़ नहीं दिख रही है उसी को आप क्या कर दें, 0। ऐसे वाई जेड समतल में अगर आप देखें तो आपको क्या नहीं दिख रहा है बेटा, x नहीं दिख रहा है, इसलिए इस समतल का समीकरण कितना है, x बराबर 0। इसी प्रकार जब आप एक्स जेड समतल लेते हैं तो उसमें आपको y नहीं दिख रहा है, इसलिए y बराबर 0। अब इसी प्रकार आपके पास जब आप हवा में यानी कि स्पेस में कोई बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु के निर्देशांक लेते हैं आप x, y और z। अगर आप हवा में या यूँ बोलें स्पेस में कोई बिंदु लेते हैं तो उसके निर्देशांक क्या लिखे जाते हैं, x, y, z। अगर आप बिंदु लेते हैं x अक्ष पर, किस पर लेते हैं, x अक्ष पर, तो x अक्ष पर ये बिंदु कितना होगा आपका, x, 0, 0। और y अक्ष पर अगर आप कोई बिंदु लेते हैं तो ये आपका क्या होगा बेटा, 0, y, 0। और अगर आप z अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं तो ये कितना होगा बेटा आपके पास, 0, 0, z। ठीक है। इसी तरह से अगर आप x y समतल पर कोई बिंदु लेते हैं, x y समतल पर कोई बिंदु लेते हैं
तो उसके अंदर आप उसके निर्देशांक लिखेंगे x, y, 0। और इसी तरह से y z समतल पर अगर आप कोई बिंदु लेते हैं तो उसके निर्देशांक कितना लेंगे बेटा आप, 0, y और z। और z x समतल पर अगर आप बिंदु लेते हैं तो उसके निर्देशांक कितना लिखेंगे, x, 0, z। ठीक है, ये कुछ आपके पास त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के नोटेशन हैं जिन्हें आपको आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सदिश पढ़ाते हुए आप ये कहाँ शिफ्ट कर गए, बेटा इनका ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो भी आप अगर आप देखें तो बिंदु P जो दिख रहा है आपको, इस बिंदु P को सदिश में कैसे बताएंगे भाई, बिंदु P के निर्देशांक लिख दिए तो ये तो हो गया आपका त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में निरूपण। पर अगर आप बिंदु P को सदिश द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं या आप सदिश से बताएं कि भाई ये चीज़ हमें बिंदु P बताता है, तो उसके लिए हम इसमें लिखते हैं स्थिति सदिश। क्या लिखते हैं बेटा, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को बोलते हैं आप पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किस तरह से व्यक्त करते हैं बेटा, ओ पी वेक्टर। ओ यहाँ पर मूल बिंदु, यानी कि आप अगर आप देखें, आप 3D में अगर जाते हैं तो यहाँ आपने मूल बिंदु लिया और यहाँ पर एक बिंदु लिया P और इसको आपने इससे मिला दिया और इसके निर्देशांक थे आपके पास x, y, z। अगर आप O से P की तरफ एक एरो लगाते हैं तो ये आपको वही वापस जैसा मैंने आपको बताया, O इसका प्रारंभिक बिंदु और P इसका अंतिम बिंदु, यानी कि क्या होता है बेटा आपका OP वेक्टर। ठीक है, इस OP वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे बेटा, OP इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। क्या लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, इस xi प्लस yj प्लस zk में ये इसका क्या कहलाता है बेटा, स्थिति सदिश। क्या कहलाता है ये, स्थिति सदिश। क्या कहलाता है बेटा आपका ये, स्थिति सदिश। ठीक है, तो देखिए बेटा वेक्टर पढ़ा हमने। वेक्टर में एक टर्म होती है आपकी इकाई सदिश। क्या होती है बेटा, इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, जैसा नाम से लग रहा है आपको, इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक। तो ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना होता है, ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना होता है बेटा, एक। ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना होता है, एक। मतलब अगर आप सदिश को ए से लिख रहे हैं तो सदिश का मापांक मैंने आपको बताया, आप सदिश लिख के उस पर क्या लगा दें, मोड। और इस मोड का मान कितना आना चाहिए, एक। इस मोड का मापांक कितना आना चाहिए, एक। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये सदिश क्या कहलाएगा आपका, इकाई सदिश। ठीक है, नॉर्मली इकाई सदिश के लिए एक स्पेशल नोटेशन होता है। क्या नोटेशन होता है बेटा, सदिश लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, कैप। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा लिख दिया और उसका मापांक एक आ रहा है तो सर कैप क्यों नहीं लगाया। कैप लगाएंगे तो वो स्पेशल नोटेशन है, और नहीं भी लगाते हैं तो भी आप उसको ध्यान रखें उसका मापांक कितना आ रहा है, एक, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, जब बुक में लिखा मिलता है तो ये समझ जाएं। इसके साथ जब ऐसा लिखा हो तो उसको इकाई सदिश बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर ऐसा सदिश लिखा है तो अगर उसका मापांक एक आ रहा है तो आपको उसको साथ में बोलना पड़ेगा कि वो एक इकाई सदिश है। अगर कैप लगा हुआ है तो फिर आपको इसको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इकाई सदिश है। ठीक है, अब ए कैप होता क्या है, तो ए कैप आपके पास होता है बेटा, वो सदिश लिखा और उस सदिश का मापांक का भाग दे दिया। ये आपका नोटेशन होता है इकाई सदिश का। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहीं पर भी बी लिख रहा हूँ और उसके ऊपर कैप लिख रहा हूँ और मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका मोड कितना होगा, तो इसका मोड मतलब इसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण कितना होगा, एक। ये ध्यान रखें, आपको आगे क्वेश्चंस में इस तरह से कहीं भी मिलता है तो ये समझ जाएं कि इसका परिमाण तो हमें दिया हुआ है और परिमाण कितना है, एक। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। इसी तरह से अब जब आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो एक्स अक्ष की दिशा में जब हम लेते हैं तो इस दिशा में भी एक सदिश होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आई कैप। इसको नॉर्मली आई से लिख देते हैं, ध्यान रखें। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि बारबों को ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लिखने की दृष्टि से, तो इसको हम बिना कैप के लिख देते हैं, पर ध्यान रखें आई कैप होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास इधर आता है जे कैप और इधर आपके पास जेड अक्ष की दिशा में होता है के कैप, जेड अक्ष की दिशा में के कैप। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ देखते हैं तो आई का मापांक कितना आएगा, एक। जे का मापांक कितना आएगा, एक। और मोड ऑफ के का मान भी कितना आएगा, एक।
एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश के कैप। इसी प्रकार आप एक बात और याद रखें बेटा, अगर हम किसी सदिश को मान लेते हैं ये ए और बी लिख रहे हैं और इसको इधर दिशा में लिख रहे हैं, तो ए बी वेक्टर आपने लिख दिया। अब मान लीजिए मैं इसी जगह बी ए लिखना चाहता हूँ, बी ए वेक्टर लिखना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें माइनस का चिन्ह लगा देना है। जब भी सदिश का परिमाण वही लेते हैं और उसकी दिशा विपरीत कर देते हैं, विपरीत मतलब सरल रेखा में ही उल्टा कर देते हैं, तो उसके आगे क्या लगा देते हैं आप, माइनस। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये ओ एक्स है और मैं अगर पीछे जाता हूँ तो आपको पता है एक्स अक्ष पर आप लिखते हैं ओ एक्स डैश। तो ओ एक्स डैश दिशा में जैसे इधर आप ऐसे एरो लगाएंगे तो ध्यान रखें इस वाली दिशा में जब आप एरो उल्टा कर रहे हैं देखिए, तो इस दिशा में इकाई सदिश कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप। तो इसी प्रकार ओ वाई की दिशा में तो आपने लिखा जे कैप और ओ वाई डैश मतलब आगे जाके इधर वाई डैश लिया जाता है, ऐसे इधर आगे जाके क्या लिया जाता है, जेड डैश। तो ओ वाई डैश दिशा में अगर इकाई सदिश लेंगे तो वो कितना बन जाएगा बेटा, माइनस जे। ऐसे ही ओ जेड को आपने लिया था के कैप और ओ जेड डैश अगर आप लेते हैं तो उसका इकाई सदिश कितना हो जाएगा, माइनस का के। ये माइनस साइन क्यों आया मैंने आपको बताया, जब भी सदिश को रिवर्स कर देते हैं, सदिश को रिवर्स कर देते हैं तो उसमें आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। ठीक है, किसी बिंदु को बेटा हम जब 3D में बताते हैं तो उसको हम इस प्रकार बताते हैं, P लिखते हैं x, y, z। ये आपका y अक्ष, ये z अक्ष और ये मूल बिंदु। अब जिस प्रकार हम जब 3D में बिंदु को व्यक्त करते हैं तो x, y, z लिखते हैं, इसी प्रकार हम इसको किस में व्यक्त करते होंगे, सदिश में भी तो व्यक्त करते होंगे। सदिश में व्यक्त करने के लिए इसका एक तरीका होता है जो आपको आगे से याद रखना है। अगर हम P को किससे मिला देते हैं बेटा, P बिंदु को मूल बिंदु से मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं बेटा, मूल बिंदु से मिलाते हैं, तो P की तरफ हम एक एरो लगाते हैं, एरो मतलब तीर का चिन्ह। इस एरो के अंदर अगर आप देखें तो ये आपका क्या हो गया, सदिश निरूपण हो गया। क्या हो गया, सदिश निरूपण। इसके अंदर O क्या हो गया बेटा, आपका प्रारंभिक बिंदु। क्या हो गया बेटा, प्रारंभिक बिंदु। और P क्या हो गया, इसका अंतिम बिंदु। ठीक है, जब भी किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाएंगे तो आपको एक सदिश मिलेगा और वो सदिश हमेशा क्या होगा बेटा, वो सदिश आपका बिंदु का स्थिति सदिश होता है, बिंदु का स्थिति सदिश होता है। ठीक है, इसे OP वेक्टर द्वारा व्यक्त करेंगे और इसे लिखा कैसे जाता है बेटा, x आई कैप, y जे कैप और z के कैप। आई कैप क्या था आपका, x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, जे कैप क्या था, y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश और k क्या आपके पास, z दिशा में इकाई सदिश। क्या करते हैं इसका मतलब, x निर्देशांक के साथ x दिशा वाला इकाई सदिश, y निर्देशांक के साथ y दिशा वाला इकाई सदिश और z निर्देशांक के साथ z दिशा में इकाई सदिश, तीनों को इसके साथ गुणा करके और फिर उसको जोड़ देते हैं। ये जो सदिश व्यक्त होता है इसको हम बोलते हैं बिंदु P का स्थिति सदिश। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P और स्मॉल p वेक्टर। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, किसी भी बिंदु के स्मॉल लेटर को, छोटे वाले लेटर को अंग्रेजी के, उसके ऊपर एरो लगाकर भी व्यक्त किया जाता है। जैसे फिर उदाहरण ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक कितने हैं बेटा, x1, y1 और z1, x1, y1 और z1। तो यहाँ पर OA वेक्टर मतलब स्मॉल a वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, x1i, y1j और z1k। इसी प्रकार अगर आपके पास एक बिंदु है B जिसके निर्देशांक कितने बेटा, x2, y2 और z2। तो OB वेक्टर को हम कैसे व्यक्त करेंगे बेटा, स्मॉल b वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब आपके पास दो बिंदु हैं जिनके स्थिति सदिश आपको मिल गए हैं। स्थिति सदिश को
इंग्लिश में बोला जाता है बेटा पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाता है? पोजीशन वेक्टर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है P डॉट V। क्या लिखा जाता है? P डॉट V। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो बिंदु मिल गए हैं जिनके स्थिति सदिश आप लिखना सीख गए हैं। अगर आपको बोला जाता है इसका मापांक बताइए, मापांक समझ गए आप कि OA, मैंने आपको बताया था सदिश के ऊपर से जो आपका एरो का सिंबल है उसको हटा दीजिए, जो एरो का चिन्ह है, जो तीर का निशान है उसको हटा दीजिए, तो वो आपको क्या बताएगा? उस सदिश का परिमाण यानी कि उसकी लंबाई। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एरो लगा रहे हैं तो दोनों तरफ आप क्या लगा दें? मोड, यानी कि मापांक का चिन्ह लगाएं। और ये बहुत ही आसान है बेटा। क्या करना है आपको? I का जो निर्देशांक है उसका वर्ग करेंगे, J का जो निर्देशांक है उसका भी वर्ग करेंगे, और K का भी जो निर्देशांक है उसका भी वर्ग करेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये इस सदिश का क्या हो जाएगा? मापांक। ठीक है बेटा। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं तो OB कैसे लिखेंगे बेटा? आपका Z1 स्क्वायर। ठीक है, यहां अगर आप देखें तो क्या आएगा बेटा? OB वेक्टर। वापस समझना, OA को कैसे लिखा आपने? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो इसी प्रकार OB वेक्टर कितना आएगा बेटा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ समझ भी सकते हैं कि यही चीज़ क्या आ गई आपकी? मूल बिंदु से दूरी। क्या हो गई बेटा? ये मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए ए बी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? ए बी वेक्टर। कब? जब आपको ए के निर्देशांक दिए हुए बेटा x1 y1 z1 और बी कितना दिया हुआ है? x2 y2 और z2। तो आप ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे बेटा? x2 माइनस x1 और इसके साथ क्या लिख देंगे? i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, ध्यान रखें जब भी आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों तो उस वेक्टर को आप कैसे निकालेंगे? जो बाद में लिखा हुआ है उसके निर्देशांक में से जो पहले लिखा हुआ है उसके निर्देशांक को घटा देंगे। बाद में लिखा मतलब अंतिम बिंदु और पहले लिखा प्रारंभिक बिंदु। यानी कि क्या करना है? अंतिम बिंदु के निर्देशांक में से प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक को घटाएंगे, और जब x लेंगे तो x निर्देशांक वाला इकाई सदिश, और जब y लेंगे तो y की दिशा वाला इकाई सदिश, और z लेंगे तो z की दिशा वाला इकाई सदिश। ठीक है बेटा, इसको हम इस तरह से भी व्यक्त करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। कैसे याद रखना है? जो बाद में आ रहा है उसको पहले लिख लें, और जो पहले आ रहा था उसको बाद में लिख दें, और बीच में क्या लगा दें? माइनस। ठीक है, क्या होगा बेटा? अगर आप देखेंगे तो अपन ने लिखा था x2i प्लस y2j और प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k, और इसमें i वाले केस में i के साथ माइनस होगा, j वाले केस में j के साथ माइनस होगा, तो x2 माइनस x1i कैप, y2 माइनस y1j कैप और z2 माइनस z1k कैप। समझ में आया? तो हमने आज क्या क्या सीखा बेटा? सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, और 3D के अंदर हम किसी बिंदु को जब हवा में लेते हैं तो उसके निर्देशांक क्या लेते हैं बेटा? x, y, z। x अक्ष पर लेते हैं तो x, 0, 0। z अक्ष पर लेते हैं तो 0, 0, z। y अक्ष पर लेते हैं तो 0, y, 0। x अक्ष का समीकरण क्या होता है बेटा? x बराबर 0, y बराबर 0 तथा z बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होता है बेटा? x बराबर 0, z बराबर 0, और z अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0, y बराबर 0। x z समतल का समीकरण होता है y बराबर 0, z x समतल का समीकरण होता है आपके पास y बराबर 0, और x y समतल का समीकरण होता है z बराबर 0, और आपका बचा z अक्ष हो गया, x y समतल हो गया जिसका होता है z बराबर 0, y z हो गया आपका x बराबर 0, और आपके पास बचा एक्स जेड का समीकरण कितना होता है? y बराबर 0। फिर किसी बिंदु के अगर निर्देशांक दिए जाते हैं तो उसको जब हम मूल बिंदु से मिलाते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है बेटा? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? किसी भी बिंदु की सदिश द्वारा स्थिति बताना उसका कहलाता है स्थिति सदिश। जिस प्रकार हम
बिंदु के निर्देशांक लिख के उसकी स्थिति बताते हैं, उसी प्रकार बिंदु का स्थिति सदिश लिखेंगे तो उसका आपको स्थिति का पता लगेगा। किस निरूपण में? सदिश निरूपण में। ठीक, फिर हमने देखा कि किसी भी सदिश का मापांक कैसे निकालते हैं, उसके आई, जे और के जो गुणांक है उनके वर्गों का योग करके अंडर रूट लगा देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप यहाँ देखें तो ए बी, या यूं बोलें ए बी वेक्टर का मोड, ये क्या हो जाएगा बेटा? इस सदिश का परिमाण। और दूसरी भाषा में समझे तो ए तथा बी के मध्य की दूरी। और वही नोटेशन अगर आप देखें तो आई का जो भी गुणांक आ रहा है उसका वर्ग करें, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या लगा देंगे बेटा? अंडर रूट। ध्यान रखें, ये आप इसको दूरी सूत्र के रूप में भी याद रख सकते हैं, जो आगे हम 3D में पढ़ने वाले हैं। और आपका फ़ायदा है अगर आप इसको अभी से याद करना शुरू करेंगे तो जब तक 3D पर पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको इससे फ़ायदा मिल जाए कि किसी भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कैसे निकाला जाता है, उनके x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, y निर्देशांकों के वर्गों का वर्ग और z निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, और सबको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कैसा लगा आप इसका कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं तो आप उसके बारे में अपने कमेंट्स में मुझे बताएं। प्लस हम अब आगे इस टॉपिक के बाद आगे पढ़ने वाले हैं सदिशों का योग और सदिशों का गुणन। ठीक बेटा? यहाँ तक के लिए जो भी आपको लगता है कि सर इसमें ये और बताना चाहिए आपको कुछ और भी, तो मैं वो आपको बता दूंगा बेटा। ठीक।